हेलो एवरीवन, वेलकम टू सिविल स्टैट। तो आज जो है हम केमिस्ट्री से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे जो एचपी टेट और एचपी टीजीटी लेवल के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो इसमें हम केमिस्ट्री के जो है वो हर टाइप के क्वेश्चन को अटेम्प्ट करने का ट्राई करेंगे, चाहे वो इनऑर्गेनिक से है, ऑर्गेनिक से है, फिजिकल से है या फिर वो एनवायरमेंटल केमिस्ट्री से रिलेटेड है। हम हर टाइप का क्वेश्चन जो है वो इसमें करेंगे। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, जिसमें वो कहता है कैथोड रेज आर, कि जो कैथोड रेज होती हैं वो क्या होती हैं, क्या वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स हैं, या स्ट्रीम ऑफ अल्फा पार्टिकल्स हैं, या स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, या फिर वो रेडिएशंस हैं। तो आपको याद होगा छोटे क्लासेस में आपने एक क्वेश्चन पढ़ा था, उसमें आप एक एक्सपेरिमेंट में पढ़ते हो, कैथोड रे एक्सपेरिमेंट जिसे आप कहते हैं, जहां से कैथोड रेज जो थी वो ओरिजिनेट हुई थी। तो आप क्या कह सकते हो कि जब कैथोड रेज ओरिजिनेट हुई थी तो उससे हमें क्या पता चला था कि किस चीज की प्रेजेंस है, वहां पे इलेक्ट्रॉन्स की प्रेजेंट है। तो अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन आपका आंसर क्या होगा कि कैथोड रेज क्या होती हैं, स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होती हैं। ठीक है, सो द राइट आंसर इज आंसर सी, दैट इज स्ट्रीम ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, नेक्स्ट इसका देखें। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं इसके एक्सपेरिमेंट की, तो जैसे आपको पता है, आपने छोटी क्लासेस में ये डायग्राम देखी भी होगी, इसे कैथोड रे एक्सपेरिमेंट कहते हैं, जहां से इलेक्ट्रॉन्स और प्रोटॉन्स की डिस्कवरी हुई थी। और इलेक्ट्रॉन्स की डिस्कवरी किसने की थी? जे थॉमसन ने की थी। हुआ क्या था, जब एक गैस को जो है वो यहाँ से प्रेशराइज करके अंदर डाला गया था, तो वो पॉजिटिव और नेगेटिव आयंस में टूट गई थी। तो वहां पे हमें पता चला था कि जो नेगेटिव पार्टिकल्स हैं वो पॉजिटिव की तरफ अट्रैक्ट हो रहे हैं, और जो पॉजिटिव पार्टिकल्स हैं वो नेगेटिव कैथोड की तरफ जो है वो अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो जैसे ही यहाँ से कैथोड रेज से नेगेटिव पार्टिकल्स निकले, तो वो यहाँ पे जाके स्ट्राइक हुए, जिसे आप क्या कहते थे? फॉस्फोरेसेंस या फ्लूरोसेंस भी कहते हैं, जहां से हमें ये पता चला था कि प्रोटॉन्स प्रेजेंट है। और जो ये नेगेटिव चार्ज यहाँ से गया था, इसे हम कहते थे कि ये किसका ओरिजिन है? इलेक्ट्रॉन्स का ओरिजिन है। तो कभी कभी पेपर में क्वेश्चन ये भी पूछ लेते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को किस और नाम से जाना जाता है? देन इट इज ऑल्सो नोन एज द कैथोड रेज। और प्रोटॉन्स को क्या कहा जाता था? केनाल रेज कहा जाता था। वहां पे हम उनको एनोड रेज नहीं कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये कैथोड रे एक्सपेरिमेंट से ही दोनों की जो है वो ओरिजिन हुआ था। ठीक, हुआ क्या था, आई विल एक्सप्लेन अगेन। कि एक गैस को डाला गया एक चैम्बर में, ठीक है, एक ट्यूब में डाला गया, उसमें क्या हुआ, वो आइंस में टूटना शुरू हो गई। जैसे ही आइंस में टूटना शुरू हुई, नेगेटिव पार्टिकल्स जो है वो एनोड की तरफ जाना शुरू हुए, और एनोड वाले पार्टिकल्स कैथोड की तरफ जाना शुरू हुए, पॉजिटिव पार्टिकल्स कैथोड की तरफ जाना शुरू हुए। तो जो नेगेटिव पार्टिकल्स थे उनको नाम क्या दे दिया गया? इलेक्ट्रॉन्स नाम दे दिया गया। ठीक है, और जैसे ही हमने देखा कि जो पॉजिटिव पार्टिकल्स थे, वो जब नेगेटिव पार्टिकल्स यहाँ पे गए, तो क्या हुआ, यहाँ पे वो एक स्क्रीन के साथ टकराए जहां पे जिंक सल्फाइड की कोटिंग करी गई हुई थी। और वहां पे जैसे ही वो पार्टिकल्स टकरा रहे थे, वहां पे क्या हो रहा था? ग्लो हो रहा था, चमक पैदा हो रही थी। और इसी बेसिस पे हमारे टीवी की जो स्क्रीन है वो भी चलती हैं। ठीक है, तो क्या याद रखना है कि कैथोड रे से किस चीज का जो है वो ओरिजिन हुआ था? इलेक्ट्रॉन्स का ओरिजिन हुआ था। दैट इज व्हाई इलेक्ट्रॉन्स आर नोन एज द कैथोड रेज एंड प्रोटॉन्स आर नोन एज द केनाल रेज। क्लियर है जी? नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं तो आपके पास क्या क्वेश्चन है? विच ऑफ द फॉलोइंग हैज ग्रेटेस्ट एफिनिटी टू रिएक्ट विद हेमोग्लोबिन? इनमें से चार ऑप्शंस में से हेमोग्लोबिन मतलब ब्लड के साथ सबसे जल्दी बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी किसकी है? आपके ऑप्शंस हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड या कार्बन मोनोऑक्साइड। तो आपको पता है कि कार्बन डाइऑक्साइड का तो कोई रोल नहीं है, क्योंकि वैसे भी हम कार्बन डाइऑक्साइड क्या रिलीज करते हैं, तो उसका तो हेमोग्लोबिन के साथ तो कोई रिलेशन नहीं है। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड का भी नहीं है। सल्फर डाइऑक्साइड इज रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट? एसिड रेन है। तो कार्बन मोनोऑक्साइड इज द राइट आंसर। क्यों? क्योंकि कार्बन मोनोऑक्साइड जो है वो हेमोग्लोबिन के साथ मिलकर जो है वो कार्बोक्सी हेमोग्लोबिन की फॉर्मेशन करता है।
ठीक है, किसकी फॉर्मेशन करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की वो फॉर्मेशन करता है, जिसकी वजह से कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन ब्लड के साथ बहुत जल्दी से बॉन्ड बना देता है और हमारे वेसल्स को वो क्या कर देता है, रोक देता है, ताकि वहां से ब्लड पास ना हो और हमें ऑक्सीजन ना मिले, एंड इट मे कॉज सफोकेटिंग एंड देन इट लीड्स टू द डेथ। तो क्या याद रखना है, ऑक्सीजन से भी ज्यादा बॉन्ड बनाने की टेंडेंसी ब्लड की किसके साथ होती है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ। और ये किस चीज की फॉर्मेशन करता है, कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन की, जिसकी वजह से हमें सफोकेशन होती है, हमें प्रॉपर जो है वो हवा नहीं मिल पाती है, ऑक्सीजन नहीं मिल पाती है और हमारे वेसल्स कॉन्ट्रैक्ट हो जाते हैं और इट मे कॉज टू द डेथ। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। तो इसका आंसर क्या था, राइट आंसर क्या था, ऑप्शन डी। नेक्स्ट आपके पास है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इरिवर्सिबल चेंज। वो क्या कह रहा है, इनमें से ऐसे कौन सा पॉइंट है जो इरिवर्सिबल है, मतलब जिसे आप अगर आपने एक बार प्रोडक्ट बना दिया है तो आप उसको दोबारा रिएक्टेंट में चेंज नहीं कर सकते हो। ठीक है, एक होता है रिवर्सिबल, जिसमें अगर आपने एक बार प्रोडक्ट बना दिया तो उसमें क्या है, आप उसे रिएक्टेंट में भी चेंज कर सकते हो, और इरिवर्सिबल में ऐसा नहीं होता है। तो आपके पास है इवापोरेशन ऑफ वाटर, मेल्टिंग ऑफ आइस, मेकिंग ऑर्नामेंट्स फ्रॉम सिल्वर एंड सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस। तो अगर मैं वन बाय वन हर एक ऑप्शन को देखूं, तो जैसे इवापोरेशन ऑफ वाटर है, मतलब क्या करना है, पानी का वाष्पीकरण करना है, लेकिन अगर आप ऊपर वाटर वेपर्स जो कलेक्ट हुए हैं दोबारा उनकी कंडेंसेशन करोगे तो वो फिर से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। दैट मीन्स कि इवापोरेशन ऑफ वाटर आपका क्या है, रिवर्सिबल चेंज है, मतलब कि वो फिजिकल चेंज है, उसमें कोई भी नया प्रोडक्ट जो है वो फॉर्म नहीं हो रहा है। मेल्टिंग ऑफ आइस की बात करूं, अगर आइस पिघल गई उसको दोबारा से फ्रीज करूं तो वो फिर से आइस बन जाएगी, तो ये भी क्या है, आपका रिवर्सिबल चेंज है। दैट मीन्स कि इट इज अ फिजिकल चेंज। ठीक है, अगर सब्लिमेशन ऑफ ड्राई आइस की बात करूं, ड्राई आइस इज व्हाट, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड इज नोन एज ड्राई आइस। आपने बहुत बार ऐसे स्टेज पे एक धुआं उड़ता हुआ देखा होगा, वो क्या होता है आपका ड्राई आइस, जिसे आप क्या कहते हो, सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड कहते हो। क्लियर है, समझ में आ गई। तो उसमें क्या होता है, सब्लिमेशन करते हैं। सब्लिमेशन का मतलब क्या है, जब सॉलिड से कोई भी चीज डायरेक्ट किसमें कन्वर्ट हो रही है, गैस में कन्वर्ट हो रही है विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, देन इट इज नोन एज द सब्लिमेशन। और ड्राई आइस जो है वो उसका क्या है, बेस्ट एग्जांपल है सब्लिमेशन का। ठीक है, तो जैसे ही आप इसकी डी सब्लिमेशन करोगे आपको दोबारा से क्या मिल जाएगी, ड्राई आइस मिल जाएगी। ठीक, तो मतलब ए ऑप्शन, बी एंड डी तो आपके क्या है, रिवर्सिबल है। और तो सी क्या है आपका, दिस इज द राइट आंसर, मेकिंग ऑर्नामेंट्स फ्रॉम सिल्वर। अगर एक बार आपके सिल्वर के गहने आपके पास आ गए तो आप उससे दोबारा सिल्वर नहीं बना सकते। ठीक है, दोबारा उस फॉर्म में, प्योर फॉर्म में लाना थोड़ा टफ हो जाता है, क्योंकि जब आप ऑर्नामेंट्स बनाते हो तब उसमें कुछ और स्पीशीज जो है वो भी ऐड की जाती है। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर जो है वो क्या है, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज मेकिंग ऑर्नामेंट्स फ्रॉम सिल्वर। क्लियर है, नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, डिसोल्यूशन ऑफ क्विकलाइन इन वाटर इज एन एग्जांपल ऑफ व्हिच टाइप ऑफ रिएक्शन। वो कह रहा है क्विकलाइन क्या होता है आपका, अगर आपको याद हो तो क्विकलाइन क्या होता है आपका, क्विकलाइन इज कैल्शियम ऑक्साइड। वो कह रहा है जैसे ही आप कैल्शियम ऑक्साइड की रिएक्शन वाटर के साथ करवाते हो तो वो किस टाइप की रिएक्शन होती है, एक्सोथर्मिक, दैट मींस की हीट रिलीज हो रही है, एंडोथर्मिक, दैट मींस कि उसमें हीट क्या कर रहे हैं, हम उसे हीट प्रोवाइड कर रहे हैं, मतलब हम एडिशन कर रहे हैं। आइसोथर्मल का मतलब है, आइसो मीन कांस्टेंट, थर्मल मतलब टेम्परेचर की कांस्टेंट टेम्परेचर है, एंड आइसोबारिक का मतलब क्या है, सेम प्रेशर पे है। तो देखो आइसोथर्मल और आइसोबारिक तो वैसे ही कट है। ठीक है, बात करते हैं एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक की तो आपने देखा होगा कि जब भी आप चूने को पानी में डिसॉल्व करते हो तो क्या बनता है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनता है, जिसे आप स्लेट लाइन के नाम से जानते हो। किस नाम से जानते हो, अगर मैं इसकी रिएक्शन करूं तो ये क्या बना देगा, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बना देगा, जिसे आप क्या कहते हो, स्लेट लाइन कहते हो, जिसे हिंदी में क्या कहा जाता है, भुजा हुआ चूना कहा जाता है। जैसे ही ये बनता है साथ में एक गैस रिलीज होती है जिसे आप कहते हो कार्बन डाइऑक्साइड, और जैसे ही कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है तो होता क्या है, वहां पे एफर्विसेंस देखने को मिलती है, झाग टाइप जो है वो आ जाती है, एफर्विसेंस हो जाती है। ठीक है, एफर्विसेंस के बाद क्या होता है, हिजिंग साउंड आती है, आपको थोड़ी सी आवाज भी सुनाई देती है, और उसके बाद क्या होता है कि आपका वो जो कंटेनर है वो थोड़ा सा क्या हो जाता है, हॉट हो जाता है। दिस इज द इंडिकेशन दैट दिस रिएक्शन बिलोंग्स टू द एक्सोथर्मिक रिएक्शन।
ठीक है, तो जैसे ही आपने चूने को पानी में डिसॉल्व किया, आप कभी देखना वो कंटेनर क्या होता है, हल्का सा गर्म हो जाता है। दैट मीन्स कि वो रिएक्शन क्या है, आपकी एक्सोथर्मिक इन नेचर है। सो ये राइट आंसर क्या था आपका, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, दैट इज एक्सोथर्मिक। ठीक है जी, चलो मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ थर्मोसेटिंग प्लास्टिक? इसमें से कौन सा जो है वो थर्मोसेटिंग प्लास्टिक है? तो आप ऑप्शंस देखिए, पॉलीथीन है, प्लास्टिक बकेट है, प्लास्टिक कॉम्ब है, या स्विचेस है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, आंसर डी, दैट इज स्विचेस। स्विचेस क्या है, आपके थर्मोसेटिंग प्लास्टिक्स हैं। अगर मैं बात करूं थर्मोसेटिंग और थर्मोप्लास्टिक की, तो थर्मोप्लास्टिक क्या होते हैं, जो हीट करने पे क्या हो जाते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं। अब जैसे मैंने स्विच का एग्जांपल आपको दिया, तो स्विच क्या था, थर्मोसेटिंग था, क्योंकि अगर आप किसी स्विच को हीट करोगे तो वो सॉफ्ट नहीं होगा, इवन कि वो ब्रिटल है, वो टूट जाएगा एकदम से। ठीक है, और पॉलीथीन वगैरह क्या थे, जैसे ही आप उनको थोड़ा सा हीट करोगे वो क्या होते हैं, सॉफ्ट हो जाते हैं, किसी भी पोजीशन में हम उनको चेंज कर सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, दीज आर द लॉन्ग चेन लीनियर्स। जो आपके पास थर्मोस प्लास्टिक है वो क्या है, लॉन्ग चेन लीनियर्स है, और ये क्या है, 3D स्ट्रक्चर में जो है वो रहते हैं। थर्मोप्लास्टिक जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन करते हैं, और ये यहाँ पे कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन करते हैं। कंडेंसेशन पॉलीमर्स क्या होते हैं, जिसमें आपका एक्स्ट्रा कोई प्रोडक्ट, एक प्रोडक्ट तो निकल ही रहा है पर साथ में क्या होता है, एक्स्ट्रा कोई और चीज भी निकलती है, जैसे वाटर निकल गया, कार्बन डाइऑक्साइड निकल गया, गैस, कोई और गैस निकल गई, वो किस में आता है, कंडेंसेशन पॉलीमर्स में आता है। जो थर्मोप्लास्टिक है उनको हम कोई भी शेप जो है वो दे सकते हैं मेल्ट करने के बाद, और इसमें ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता है। जैसे कि मैंने पहले कहा, थर्मोप्लास्टिक क्या है, सॉफ्ट है, वीक है एंड लेस ब्रिटल है। ब्रिटल का मतलब कि वो आसानी से टूटता नहीं है। लेकिन अगर थर्मोप्लास्टिक की बात की जाए तो वो क्या होता है, हार्ड तो होता है, स्ट्रॉन्ग भी होता है, बट ब्रिटल भी साथ में देखने को मिलता है। ये जो है वो ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स में सॉल्युबल है, एंड दिस इज इनसॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स। इट इज रिक्लेम्ड फॉर वेस्टेज, ठीक है, एंड दिस इज कैन नॉट बी रिक्लेम्ड। क्लियर, समझ में आ गई इतनी सी बात। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट आपके पास है, कोल तार इज यूज्ड टू मेक। इसमें से जो कोल तार है, जब हम फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करते हैं या डिस्ट्रक्टिव डिस्टिलेशन कर रहे हैं तब हमें कोल तार मिलती है। तो क्वेश्चन वो ये पूछ रहा है कि जो कोल तार है वो किस चीज को बनाने में हेल्पफुल है। नैप्थलीन बॉल्स, जिसे आप फिनाइल की गोलियां कहते हैं, फर्टिलाइजर्स, इलेक्ट्रोड्स, या नन ऑफ दीज। तो आप खुद सोचो कि जब हम खेतों में खाद डालते हैं, या हम कोई भी मान लो एक लेबोरेटरी कंपाउंड जो है वो यूज कर रहे हैं अपने खेतों में, तो हम वहां पे कोल तार का यूज नहीं देखते हैं। ठीक है, इलेक्ट्रोड्स जब बनाते हैं, इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में आपने इलेक्ट्रोड्स देखे होंगे, वहां पे भी हम कोल तार का यूज नहीं करते हैं। लेकिन हम नैप्थलीन बॉल्स बनाने में जो है वो कोल तार का यूज करते हैं। सो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, आंसर क्या है इसका राइट, दैट इज ऑप्शन ए, दैट इज नैप्थलीन बॉल्स। क्या है कि कोल तार का यूज जो है वो नैप्थलीन बॉल्स बनाने में किया जाता है। सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। एक्सप्लेनेशन देख लीजिए, होता क्या है कि जैसे ही आप कोल में कार्बनाइजेशन करते हैं, जिसे आप मेटलर्जिकल प्रोसेस कहते हैं, तो वहां से कोल तार निकलती है। उसके बाद जब आप इसकी डिस्टिलेशन करोगे लेस देन 400 डिग्री सेल्सियस पे, तो सबसे पहले नैप्था निकलेगा, देन वॉश ऑयल, एंड देन कोल तार पिच, और साथ में ही आपका क्या निकलता है, नैप्थलीन ऑयल निकलता है एंड एंथ्रेसिन ऑयल निकलता है। ठीक है, तो ये भी चीज आप याद रख सकते हो कि कोल तार से आपको क्या क्या मिल रहा है, वॉश ऑयल मिल रहा है, कोल तार पिच मिल रही है, नैप्थलीन मिल रही है, एंथ्रासीन मिल रहा है। ये सारे के सारे कहाँ से मिलते हैं, जब आप डिस्टिलेशन करते हो किसकी, कोल तार की, एट द टेम्परेचर लेस देन 400 डिग्री सेंटीग्रेड। ठीक है, 400 डिग्री सेंटीग्रेड। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, Which of the following has lowest ignition temperature? Ignition temperature का मतलब है कि वो सबसे लोएस्ट पॉइंट जिसके ऊपर या जिसके साथ ही आग लगना स्टार्ट हो जाती है। ठीक है, तो किसका है इग्निशन, लोएस्ट इग्निशन टेम्परेचर पूछा हुआ है, पेट्रोल, वाटर, कैरोसिन या वुड। किसका इग्निशन टेम्परेचर सबसे कम होता है? सो द राइट आंसर इज आंसर ए, पेट्रोल का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम है, बहुत जल्दी से जो है इसमें आग लग जाती है। ठीक, तो देखो जैसे नेक्स्ट है आपके पास, इसमें वो क्या कह रहा है, इग्निशन टेम्परेचर क्या है, द मिनिमम टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेस फायर
एंड बर्न्स इज नॉन एज द इग्निशन टेम्परेचर। जैसे ही पेट्रोल है उसके नजदीक आप आग लेके जाओगे वो जल्दी से आग पकड़ लेता है, ठीक है, तो वो क्या है, उसका इग्निशन टेम्परेचर है। एंड अ सब्सटेंस व्हिच कैन नॉट कैच फायर एंड बर्न्स इफ इट्स टेम्परेचर इज लोअर देन इट्स इग्निशन टेम्परेचर। तो इस ऐसे भी आप क्या देखते हो, डिफरेंट डिफरेंट हर सब्सटेंस का क्या होता है, इग्निशन टेम्परेचर होता है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं बात करूं कैरोसिन की, तो उसका इग्निशन टेम्परेचर क्या होता है, लेस होता है एज कंपेयर टू वुड, क्योंकि लकड़ी को आग लगने में टाइम लगता है और कैरोसिन को आग जो है वो जल्दी लग जाती है, ठीक है। वैसे ही कुछ सब्सटेंसेस है व्हिच हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड कैन बी इजीली कैच फायर विद अ फ्लेम। तो जो फ्लेम के साथ आग को पकड़ रही हैं, जिसमें छोटी छोटी फ्लेम्स निकलती हैं, उनको आप क्या कहते हो, इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हो। फॉर एग्जांपल इसमें आपका क्या आ जाएगा, जैसे पेट्रोल है, अल्कोहल है, एलपीजी लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस है, एंड आपका क्या है, सीएनजी, जिसे आप क्या कहते हो, कंप्रेस्ड नेचुरल गैस कहते हो, ठीक है। समझ में आ गया इग्निशन टेम्परेचर क्या था, वो लोएस्ट टेम्परेचर जिसके आते ही क्या होता है, आग लगना स्टार्ट हो जाती है, चीजें आसानी से जलना शुरू हो जाती हैं, उन्हें आप क्या कहते हो, इग्निशन टेम्परेचर कहते हो। क्लियर है जी। नेक्स्ट देखते हैं, क्वेश्चन है इन विच जोन ऑफ कैंडल डज कंप्लीट कंबशन टेक्स प्लेस। और ये क्वेश्चन आपने कब पढ़ा था, 6th और 7th क्लास में जो है एनसीईआरटी में एक कैंडल की डायग्राम दी गई है, जहां से क्वेश्चंस आपको देखने को मिलते हैं। इसमें एक और भी क्वेश्चन आपके टेट एग्जाम में आता है कि जो गोल्ड स्मिथ है, जोहरी जो होते हैं, वो कैंडल की किस फ्लेम का यूज करते हैं किसी भी मेटल को पिघलाने के लिए, ठीक है। तो 3 हमारे पास पार्ट होते हैं कैंडल में, इनर, मिडल, आउटर है। तो क्वेश्चन क्या पूछा हुआ है कि कैंडल का वो कौन सा जोन है जहां पे कंप्लीट कंबशन आपको देखने को मिलती है। सेम क्वेश्चन है कि जोहरी किस फ्लेम पार्ट का यूज करते हैं मेटल को पिघलाने के लिए। तो इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज आउटर पार्ट का जो है वो यूज किया जाता है। क्लियर है। नेक्स्ट देखते हैं, ये देखो, ये है आपके पास फ्लेम, ठीक। फ्लेम का सबसे ऊपर वाला पार्ट जो है, जहां पे आपको क्या आउटर जोन है, जहां पे क्या कंप्लीट कंबशन देखने को मिलता है, और उसका कलर क्या होता है, आपके पास ब्लूइश इन कलर होता है। तो याद रखना है, जो सबसे बाहर वाला पार्ट होता है फ्लेम का, उसे आप आउटर जोन कहते हो। कौन से कलर में देखने को मिलता है, ब्लू कलर में देखने को मिलता है। वहां पे क्या होती है, कंप्लीट कंबशन होती है, चीजें पूरी की पूरी जो है वो वहां पे जल जाती है, मेल्ट हो जाती हैं, एंड दिस इज द हॉटेस्ट पार्ट ऑफ द फ्लेम। क्लियर है। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं मिडिल जोन ऑफ पार्शियल कंबशन की, मतलब जो फ्लेम का बीच वाला पार्ट है उसमें क्या होती है, पार्शियल कंबशन होती है, चीजें पूरी तरह से जलती नहीं है, और कलर क्या देखने को आपको मिलता है, वहां पे येलो कलर आपको देखने को मिलेगा। एंड दिस इज व्हाट मॉडरेटली हॉट, ना ज्यादा ठंडा है ना ज्यादा गर्म है, ठीक है। लास्ट वाला जो पार्ट है जिसे आप कहते हो इनर मोस्ट पार्ट, वहां पे क्या होता है, अनबर्न्ड वैक्स होती है, वहां पे चीजें कभी भी जलती नहीं है, ठीक है। तो इनर मोस्ट जोन क्या है आपका, अनबर्न्ड वैक्स है, और यहाँ पे क्या होता है, ब्लैक कलर की आपको फ्लेम देखने को मिलती है, एंड दिस इज व्हाट लीस्ट हॉट, सबसे गर्म जो है वो यही पार्ट होता है फ्लेम में। तो क्वेश्चन कहां से आता है, हमेशा आउटर जोन वाले पार्ट से जो है वो हमेशा क्वेश्चन देखने को मिलता है, दैट इज इट इज द हॉटेस्ट पार्ट हैविंग द ब्लू कलर फ्लेम। और जो गोल्ड स्मिथ है वो इसी पार्ट का यूज करते हैं कंप्लीट कंबशन के लिए। क्लियर है। नेक्स्ट मूव, okay, move to the next question. A particle which is 4 times in mass and 2 times in charge that of proton is, that is helium atom, an alpha particle, deuterium and tritium. तो वो क्या पूछ रहा है कि इनमें से वो कौन सा एलिमेंट है या कौन सी चीज है जो 4 टाइम्स है मास से और 2 टाइम्स है चार्ज में, किससे, प्रोटॉन से। तो जैसे अगर मैं बात करूं प्रोटॉन की, तो प्रोटॉन आपके पास क्या होता है, H पॉजिटिव को आप प्रोटॉन कहते हो, ठीक है। तो जैसे ही अगर आपने इसमें डबल करना है तो वो किसका आता है, हीलियम का, जहां पे आपको 2 हीलियम 4 देखने को मिलता है, एंड दैट इज हीलियम 2 पॉजिटिव के नाम से भी इसको जाना जाता है। तो वो आप किसे कहते हो, वो आप कहते हो अल्फा पार्टिकल को। अल्फा पार्टिकल इज नॉन एज द हीलियम, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन बी, दैट इज अल्फा पार्टिकल, ठीक है। नेक्स्ट अब आप ये देखो, जैसे
यहाँ पे क्या है कि वो कहता है अल्फा पार्टिकल के सिंबल्स क्या होते हैं, अल्फा एंड देन 2 हीलियम 4। अगर मैं बीटा की बात करूं तो इलेक्ट्रॉन्स के पार्टिकल्स को जो है वो बीटा पार्टिकल्स कहा जाता है, एंड न्यूट्रॉन को क्या कहा जाता है, गामा रेज कहा जाता है। आइडेंटिटी, हीलियम न्यूक्लियस, इलेक्ट्रॉन एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। इसके ऊपर जो चार्ज है दैट इज द +2 एंड देन -1 एंड देन नन। इसके ऊपर कोई भी चार्ज और मास नहीं होता है। अल्फा पार्टिकल्स की बात करूं तो 4 उसका मास नंबर है, बीटा में 0 है एंड गामा रेज में भी क्या है, 0 है। पेंट्रिएटिंग पावर की बात करूं, पेंट्रिएटिंग पावर क्या होती है, विक्षेपित करने की घटना को हम क्या कहते हैं, पेंट्रिएटिंग पावर कहते हैं। मतलब अगर कोई मेटल है उसमें आपको होल क्रिएट करना है तो उस चीज को आप क्या कहेंगे कि किस मेटल की कितनी पेंट्रिएटिंग पावर है। ठीक है, तो अल्फा की क्या होती है, सबसे कम होती है, और सबसे ज्यादा किसकी होती है, न्यूट्रॉन्स की होती है, गामा रेज की होती है। तो पेपर में कभी कभी इस बेसिस पे भी क्वेश्चन आता है दैट विच ऑफ द फॉलोइंग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेज हैज द हाईएस्ट पेंट्रिएटिंग पावर। तो आंसर क्या है उसका गामा रेज जो है वो उसका आंसर है। ठीक है जी, नेक्स्ट, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ वाज गिवन बाय। वो कह रहा है कि जो ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ था वो किसने दिया था, बैक्टरल ने दिया था, रदरफोर्ड ने दिया था, मेंडलीव ने दिया था, या सोडी एंड फजान ने दिया था। तो देखो अगर मैं बात करूं बैक्टरल की, तो बैक्टरल ने किस चीज की डिस्कवरी करी थी, रेडियो एक्टिविटी। ठीक है, रेडियो एक्टिविटी की डिस्कवरी इन्होंने की थी। बाद में जो इस रेडियो एक्टिविटी के ऊपर काम किया था वो मैडम क्यूरी और पेरी क्यूरी ने किया था। क्लियर। रदरफोर्ड की बात करूं तो उन्होंने किसकी डिस्कवरी करी थी, न्यूक्लियस की डिस्कवरी जो है वो उन्होंने करी थी। मेंडलीव की बात करूं तो उन्होंने जो है वो पीरियोडिक टेबल डिस्कवर किया था, जिसमें उन्होंने एलिमेंट्स को अरेंज किसमें किया था, ऑन द बेसिस ऑफ द इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ एटॉमिक मासेस के ऊपर। तो आंसर क्या है इसका, सोडी एंड फजान रूल, दैट इज ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ किसने दिया था, सोडी एंड फजान ने दिया था। क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इन द सेंस इसकी एक्सप्लेनेशन की मैं बात करूं तो जो लेंथेनाइट सीरीज है उसमें जो है अर्थ में जो है वो नेचुरली फॉर्म में पाए जाते हैं, कुछ जो है वो नहीं पाए जाते हैं। सेम एज इन द एक्टिनॉइड सीरीज की बहुत सारे उसमें क्या है रेडियो एक्टिव, और कुछ इसमें से रेडियो एक्टिव नहीं है। तो वो कहता है कि इन्होंने भी रेडियो एक्टिविटी के ऊपर ही लॉ दिया था। उन्होंने कहा था कि जब एक ही टाइप के पार्टिकल एमिट करते हैं और जब उनमें से एक अल्फा पार्टिकल एमिट करता है तो नेक्स्ट जो आपका प्रोडक्ट बनेगा उसमें जो एटॉमिक नंबर होगा वो अपने रिएक्टेंट से क्या होगा, 2 नंबर लेस होगा, और मास नंबर भी क्या होगा, रिड्यूस हो जाएगा 4 यूनिट से, और आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो पीरियोडिक टेबल में किस साइड से बनेगा, लेफ्ट साइड को जो है वो स्किप कर जाएगा। और अगर ऐसे ही बीटा पार्टिकल एमिट हो रहा है तो वो क्या करेगा, एटॉमिक नंबर को भी इंक्रीज कर देगा और मास नंबर को भी इंक्रीज कर देगा, और जो प्रोडक्ट बनेगा वो जो रिएक्टेंट था उसके राइट साइड वाला क्या बनेगा, आपका प्रोडक्ट बनेगा। ठीक है, तो ये रूल किसने दिया था, सोडियम फजान ने दिया था, और इसका नाम क्या है, ग्रुप डिस्प्लेसमेंट लॉ है। स्पेशली जो है वो रेडियो एक्टिविटी के केस में जो है ये आपको देखने को मिलता है। ठीक है जी, नेक्स्ट चलते हैं। Which acid is produced when milk gets sour? कौन सा एसिड प्रोड्यूस होता है जब आपका दूध से क्या क्या बन जाता है, दही बन जाता है। ऑप्शन है आपके पास लैक्टिक एसिड, एसिटिक एसिड, टार्ट्रिक एसिड एंड ग्लूटामिक एसिड। अगर मैं यहाँ पे ग्लूटामिक एसिड की बात करूँ तो ये आपको कहाँ देखने को मिलेगा, व्हीट में देखने को मिलेगा। बहुत ज्यादा लोगों को इससे जो है वो एलर्जी भी होती है। टार्ट्रिक एसिड की बात करूँ तो ये आपको टैमरिंड, इमली में देखने को मिलेगा, या फिर ये आपको किसमें देखने को मिलेगा, ग्रेप्स में देखने को मिलेगा। एसिटिक एसिड की बात करूं जिसका फॉर्मूला क्या होता है, CH3COH होता है। दूसरा नाम इसका क्या है, इथेनोइक एसिड है। ये आपको कहाँ देखने को मिलता है, विनेगर, सिरका में जो है वो आपको ये देखने को मिलता है। तो अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन कि जब दूध से दही बनता है तो कौन सा एसिड उसमें प्रेजेंट है, तो राइट आंसर क्या है इसका, लैक्टिक एसिड इज द राइट आंसर। ठीक है, सो द राइट आंसर इज ऑप्शन ए। नेक्स्ट अगर मैं बात करूं, 2-एक्सीटॉक्सीबेंजोइक एसिड इज यूज्ड एज, ये एक दवाई का नाम है। 2-एक्सीटॉक्सीबेंजोइक एसिड किसका नाम है, ये आप बताना मुझे। ऑप्शन है कि ये जो दवाई है वो एज ए एंटीसेप्टिक यूज की जाती है, एंटी डिप्रेसेंट यूज की जाती है, एंटीबायोटिक यूज की जाती है, या फिर एंटीपायरेटिक यूज की जाती है। अगर मैं एंटीसेप्टिक की बात करूं तो ये क्या करता है, अगर आपको कहीं चोट लगी है तो आप उसके ऊपर क्या अप्लाई करते हो, एंटीसेप्टिक अप्लाई करते हो। क्यों, क्योंकि ये कीटाणुओं को उसी टाइम क्या कर देता है, किल कर देता है, उनको खत्म कर देता है। एंटी डिप्रेसेंट क्या होते हैं, जब आपको बहुत ज्यादा स्ट्रेस होता है या बहुत ज्यादा डिप्रेस फील करते हो तब आपको ये दवाइयां दी जाती हैं। ठीक है जी। एंटीबायोटिक की बात करूं तो ये क्या करता है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को
स्टॉप कर देता है, उन्हें किल नहीं करता है, सिर्फ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ को स्टॉप करता है। जब भी आप बीमार होते हैं तब आपको क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक दिया जाता है। और एंटीपायरेटिक क्या है, जो पेन को कम करते हैं, ठीक है, अगर फीवर है तो उसको डाउन करते हैं। तो 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड किसका नाम है, ये जो है वो पैरासिटामोल का जो है वो साइंटिफिक नेम है, ठीक है। तो राइट आंसर क्या है यहाँ पे, ऑप्शन डी, दैट इज एंटीपायरेटिक दैट आर यूज्ड फॉर रिलीविंग फ्रॉम पेन एंड फ्रॉम फीवर। क्लियर है। और किसका नाम था 2-एसिटॉक्सीबेंजोइक एसिड, पैरासिटामोल, जिसे आप पीसीएम कहते हो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, द ऑक्सीडेंट विच इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक इज, इनमें से कौन सा ऐसा कंपाउंड है जो एज अ एंटीसेप्टिक आप यूज करते हो, मतलब जब आपको चोट लगती है तब आप इस केमिकल का यूज करते हो। ऑप्शन है KBRO3, KMNO4, CRO3, KNO3। तो सिंपल सी बात है, ब्रोमीन वाला तो नहीं यूज करेंगे क्योंकि ब्रोमीन क्या होता है, बहुत ज्यादा इरिटेटिंग होता है। क्रोमियम भी यूज नहीं करेंगे क्योंकि ये भी क्या होता है, थोड़ा पॉइजनस इन नेचर होता है। KNO3 भी यूज नहीं किया जाएगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन बी, दैट इज KMNO4 इज यूज्ड एज एन एंटीसेप्टिक। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन ये देख लीजिए, KMNO4 की बात करूं तो वो क्या है, एक बहुत ही अच्छा पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। एज ए एंटीसेप्टिक्स जो है वो यूज किया जाता है, क्लिनिकल प्रैक्टिसेस में भी यूज किया जाता है। अगर पोटेशियम ब्रोमेट की बात करूं तो ये क्या है, फ्लोर इंप्रूवर है। और ये क्या है, अगर जब आप आटा मिश करते हो, अगर आप इसे ऐड करोगे तो उसको ये क्या कर देगा, टफ कर देगा, उसकी स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर देगा, ठीक है। ये भी क्या है, एक बहुत अच्छा ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ठीक है। और ये जो है वो ब्रेड की बेकिंग के टाइम बेकिंग के टाइम पे भी जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट क्रोमियम ऑक्साइड की बात करूं तो वो क्या है आपका, कार्सिनोजन है, मतलब इससे कैंसर कॉजिंग जो है बहुत सारी चीजें देखने को मिलती है। KNO3 की बात करूं तो क्योंकि नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड है, तो कहाँ पे यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में यूज किया जाता है, रॉकेट प्रोपेल्टेंट्स में यूज किया जाएगा, फायरवर्क में जो है वो यूज किया जाएगा, ठीक है। गन पाउडर का ये बहुत एक मेजर सोर्स है, तो यहाँ से क्वेश्चन जो है वो गन पाउडर से आ सकता है कि गन पाउडर में किस कंपाउंड का यूज किया जाता है, दैट इज पोटेशियम नाइट्रेट का यूज किया जाता है, रॉकेट में यूज किया जाता है और पटाखों में भी इसका यूज किया जाता है, ठीक है। इन प्रोसीड meets potassium nitrate reacts with hemoglobin and also myoglobin to generate a pink color। क्लियर है। क्वेश्चन क्या था कि एंटीसेप्टिक के रूप में किसे यूज किया जाता है, KMNO4 पोटेशियम परमैंगनेट को यूज किया जाता है। KBRO3 का यूज कहाँ पे किया जाता है, एज अ फ्लोर इंप्रूवर यूज किया जाता है। CRO3 क्या है, एक कार्सिनोजन जो है वो कंपाउंड है। और KNO3 कहाँ पे यूज किया जाता है, फर्टिलाइजर्स में, गन पाउडर में, रॉकेट्स में और फायरवर्क्स में उसका यूज किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following carbon compound is used as a fire extinguisher? इनमें से कौन सा वो कार्बन कंटेनिंग कंपाउंड है जो अग्निशामक यंत्रों में, आग बुझाने वाले यंत्रों में यूज किया जाता है। ऑप्शन है कार्बन डाइसल्फाइड, जिसे आप CS2 भी कहते हो, क्लोरोफॉर्म CHCl3 है, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 या मिथाइलीन क्लोराइड किसका यूज किया जाता है। तो देखो क्लोरोफॉर्म तो होगा नहीं क्योंकि वो एज अ हम एनेस्थीसिया यूज करते हैं, बेहोश करने के काम आता है। तो इसका जो राइट आंसर है दैट इज द ऑप्शन सी, कार्बन टेट्राक्लोराइड CCl4 इज यूज्ड एज अ फायर एक्सटिंग्विशर कंपाउंड, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, a mixture of ethyl alcohol and water can be separated by, मतलब जब आप अल्कोहल और पानी को आपस में डिसॉल्व कर देते हो वो प्रॉपर्ली डिसॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो अगर उनको बाद में सेपरेट करना है तो आप किस मेथड का उसमें यूज करेंगे, इवापोरेशन का, सब्लिमेशन का, सेपरेटिंग फनल का या फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का। तो देखो इवापोरेशन तो वहां पे नहीं होगी क्योंकि दोनों ही इवापोरेट हो जाएंगे, दोनों ही वॉलेटाइल इन नेचर है। सब्लिमेशन क्या होता है, व्हेन यू गो फ्रॉम सॉलिड टू डायरेक्ट गैस विदाउट गोइंग टू द लिक्विड स्टेट, तो ये चीज भी नहीं होगी। सेपरेटिंग फनल तो नहीं होगा क्योंकि सेपरेटिंग फनल का यूज हम तब करते हैं जब आपके दो लिक्विड्स क्या है, इमिसिबल है, और जब टू टाइप्स की लेयर्स फॉर्म हो जाती है तब हम सेपरेटिंग फनल का यूज करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या है आपका, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। सो ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, दैट इज फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, जिसमें क्या होता है कि जब आपके दो लिक्विड्स पूरे तरीके से आपस में डिसॉल्व्ड हैं और उनके बॉइलिंग पॉइंट के बीच में 20 to 25 डिग्री सेल्सियस का टेम्परेचर डिफरेंस है, तब वहां पे फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन का यूज किया जाता है, ठीक है। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, मीनामार्टा डिजीज वाज कॉज्ड बाय, जो मीनामार्टा बीमारी है वो किस एलिमेंट के एक्सेस होने की वजह से होती है, लेड, मर्करी, कैडमियम या जिंक। अब देखो लेड और कैडमियम क्या है, इनकी वजह से आपको जो है
कैंसर कॉजिंग डिजीजेज है, तो इसका राइट आंसर क्या है आपका मरकरी। ये बहुत ज्यादा पेपर्स में ये क्वेश्चन देखा भी गया है कि मरकरी की वजह से कौन सी बीमारी होती है, मीनामाटा डिजीज जो है वो होता है। ठीक है, सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। ये देख लीजिए, जैसे एसबी है आपका एंटीमनी, तो इसमें क्या होता है, फीमेल इनफर्टिलिटी देखने को मिलती है। मरकरी से मीनामाटा डिजीज होता है। नेक्स्ट एएस से ब्लैक फुट डिजीज जो है वो आपको देखने को मिलता है। लेड से जो है वो बहुत सारे कैंसर कॉजिंग प्रॉब्लम्स जो है वो आपको देखने को मिलती हैं। क्रोमियम से क्या होता है, लेड पॉइजनिंग देखने को मिलेगी। कॉपर क्या है, लीवर एंड किडनी डिजीजेस जो है इससे होता है और सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे ज्यादा इफेक्ट पड़ता है। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट कि कैडमियम से कौन सा डिजीज होता है, इटाई डिजीज, क्योंकि पेपर में यहाँ से ही क्वेश्चन आता है, एक कैडमियम से और एक मरकरी से। तो याद रखना है, मरकरी से मीनामाटा डिजीज होता है और कैडमियम के एक्सेस की वजह से आपको इटाई डिजीज जो है वो देखने को मिलता है। ठीक है, नेक्स्ट, इन फोटोग्राफी द कंपाउंड ऑफ नाइट्रोजन यूज्ड एज, पहले भी बहुत बार मैं ये क्वेश्चन बता चुकी हूँ कि फोटोग्राफी में जब फोटोग्राफर्स फोटोग्राफ डेवलप करते हैं तो वहां पे बहुत सारे केमिकल कंपाउंड्स का यूज किया जाता है। तो वो यहाँ पे क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि किस नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड का वो यूज करता है, पोटेशियम नाइट्रेट का, सिल्वर नाइट्रेट का, अमोनियम कार्बोनेट का या अमोनियम बाइकार्बोनेट का। तो इसका सही आंसर क्या है आपके पास, ऑप्शन बी, दैट इज सिल्वर नाइट्रेट, AgNO3 का यूज जो है वो वहां पे किया जाता है। उसके बाद जो है वो AgBr का यूज किया जाता है और लास्ट में फोटो की क्लैरिटी के लिए उसे जिस सॉल्यूशन में डिप किया जाता है उसे आप कहते हो सोडियम थाइसल्फेट सॉल्यूशन। ठीक है, तो ये डिफरेंट डिफरेंट 3 क्वेश्चंस बनते हैं यहाँ से। अगर नाइट्रोजन कंटेनिंग कंपाउंड पूछा जाएगा तो वो कौन सा है आपका, सिल्वर नाइट्रेट, दैट इज AgNO3 जो है वो यूज किया जाता है। नेक्स्ट, नेचुरल रबर इज अ पॉलीमर ऑफ, नेचुरल रबर जो है वो किसका पॉलीमर है, वो किससे बनता है, किस पॉलीमर यूनिट, किस मोनोमर यूनिट से जो है वो नेचुरल रबर जो है वो बनाई जाती है। ऑप्शंस हैं ब्यूटाइन, 2-methyl-1,3 ब्यूटाडाइन, इथाइलिन या फिर आइसोप्रीन। तो डायरेक्ट है इसका आंसर, क्या ऑप्शन सही है, आइसोप्रीन। तो नेचुरल रबर किससे बनती है आपकी, या किसका पॉलीमर है वो, आइसोप्रीन का। और अगर मैं सिंथेटिक रबर की बात करूं तो उसका मोनोमर क्या था आपके पास, नियोप्रीन। सो यहां से भी जो है वो क्वेश्चन आपका बन सकता है। ठीक है, तो याद रखना है इस चीज को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सडन बर्स्टिंग ऑफ अ साइकिल ट्यूब इज एन एग्जाम्पल हो, एग्जाम्पल ऑफ। कभी कभी क्या होता है कि अचानक से जो बाईसाइकिल का टायर है वो फट जाता है, तो वो किस चीज की वजह से होता है। आपके पास ऑप्शन है एडियाबैटिक प्रोसेस, आइसोथर्मल प्रोसेस, आइसोकोरिक प्रोसेस या आइसोबारिक प्रोसेस। अगर मैं इसको डिस्क्राइब करूं तो इसका मतलब क्या है, सेम, बार का मतलब क्या है, प्रेशर, सेम प्रेशर या फिर सेम वॉल्यूम या फिर सेम टेम्परेचर, या फिर एडियाबैटिक का मतलब है कि ना तो हीट अंदर जा रही है ना तो हीट बाहर जा रही है, दैट इज Q इज इक्वल्स टू 0। ठीक, तो इसका राइट आंसर क्या था आपके पास, ऑप्शन ए इज द राइट आंसर, कि कभी कभी जो साइकिल का टायर है वो एकदम से फट जाता है, वो किस वजह से है, एडियाबैटिक प्रोसेस की वजह से। ठीक है, सो ये देख लीजिए, आइसोबैरिक जिसमें आपका क्या होता है, प्रेशर कांस्टेंट होता है, इसमें आपका आइसोकोरिक में वॉल्यूम कांस्टेंट होगा। एडियाबैटिक क्या है, इन विच देयर इज नो हीट ट्रांसफर इवॉल्व, अंदर ही अंदर हीट रहती है जिसकी वजह से क्या होता है, एक्सप्लोजन हो जाता है। ठीक है, तो उसे आप एडियाबैटिक प्रोसेस कहते हो। एंड द प्रोसेस इन विच टेम्परेचर रिमेन्स कांस्टेंट इज नोन एज द आइसोथर्मल प्रोसेस। ठीक है जी, नेक्स्ट, प्लस आई इफेक्ट इज शोन बाय, वो कह रहा है कि पॉजिटिव इंडक्टिव इफेक्ट जो है वो किसके द्वारा शो किया जाता है, NO2 नाइट्रेट के द्वारा, क्लोरीन के द्वारा, ब्रोमीन के द्वारा या फिर मिथाइल ग्रुप के द्वारा। तो आपको पता है कि प्लस आई इफेक्ट जो है वो उनके द्वारा शो किया जाता है जिनके ऊपर क्या है, पॉजिटिव चार्ज आपको देखने को मिलता है, जो क्या होते हैं, इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट इन नेचर होते हैं। ठीक, तो इसमें से वो कौन सा है, CH3, क्योंकि इन सभी पे क्या है, नेगेटिव चार्ज है, यही एक पार्टिकल है जिसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है। तो पॉजिटिव आई इफेक्ट इज शोन बाय द ऑप्शन डी, दैट इज मिथाइल ग्रुप जो है वो आपका क्या शो करता है, पॉजिटिव आई इफेक्ट को शो करता है। ठीक है, तो ये थे आज आपके कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो आपके पेपर पॉइंट ऑफ व्यू से क्या है, इंपॉर्टेंट है। तो आपने इन क्वेश्चंस को अच्छे से देख लेना है। इसके बाद नेक्स्ट सेशन में भी हम ऐसे ही कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तब तक थैंक यू सो मच।